अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, 3-4 दिन से ज़रा गैप पड़ गया वीडियोस का। मामला तो आपको पता ही है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और कुछ तबीयत भी सही नहीं है। कुछ काफ़ी दिनों से तबीयत मेरी सही नहीं रह रही और मेरा हर्निया का ऑपरेशन है इस महीने के आखिर में, तो उसमें भी 2 वीक का बेड रेस्ट बताया है और फुल रिकवरी के लिए 6 हफ्ते बताए हैं। तो उसके भी मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए पूरा 1 दिन लगा और ये सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं हमारा, तो आपको पता ही है। कमिंग टू द पॉइंट, पाकिस्तान में एक नई किलर वेव चली है। एक तो हमारी आर्मी मारती है, अब आटे ने और राशन की जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कातिल बन गई है और कितने लोग इसमें मर रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं कि बता नहीं सकता कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। पाकिस्तानी, ये ज़ाहिर कारमा है, ये अपनी ही हरकतें हैं, लेकिन इसमें मैं आवाम को भी, पब्लिक को भी दोष दूंगा बिल्कुल, क्योंकि यही पब्लिक है जो पाक फ़ौज जिंदाबाद करके चलती रहती थी और यही पब्लिक है जो गज़वा हिंद, अफ़गानिस्तान जिहाद, ग्लोबल जिहाद, दुनिया भर में इस्लाम का डंका बजाएंगे, दुनिया भर में ये करेंगे वो करेंगे। हमारी पाक फ़ौज तो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, साली चोर डाकू फ़ौज। तो पब्लिक इसमें बिल्कुल ज़िम्मेदार है, आज मर रही है, फिर भी अभी तक जहां उनकी वो डायरेक्शन नहीं है जहां पे इनको मरना चाहिए। दुनिया में ऐसी हमने रिसेंट टाइम्स में देखी, तहरीर स्क्वायर, तकसीम स्क्वायर, पता नहीं ट्यूनिस में देखी, मोरक्को में देखी, इजिप्ट में देखी, तुर्की में देखी, कितनी अपराइजिंग देखी। उनकी डायरेक्शन करेक्ट थी, वो और बात है कि वो वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई है, वक्ती तौर पे एक वो चला। यहाँ तो डायरेक्शन ही गलत है। यहाँ तो इमरान खान अफ्तारियाँ करवा रहा है और प्रोटेस्ट करवा रहा है, प्रोटेस्ट में अफ्तारियाँ बांट रहा है। मरियम नवाज़ ने अभी कसूर, पंजाब का शहर कसूर है, कसूर में जलसा किया, वहाँ पे इफ्तारी की। आप इफ्तारी के जो जलसे के दौरान ही लोग टूट पड़े और किस तरह लूट मार करके ले जा रहे थे। ये पाकिस्तान के गांव गांव, शहर शहर की इस वक्त सूरत हाल है। अनार्की और किसको कहते हैं? यही अनार्की है जिसमें लोग एक दूसरे को मार मार के लूट मार कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं पंजाबियों की जो ये हरकत है, आज भी पंजाबी वर्सेस पंजाबी है, वो पंजाबी डोमिनेशन के लिए है। आज भी ये पंजाबियों के लिए वो कर रहे हैं, पंजाबी डोमिनेशन के लिए। कोई सिंधी, पख्तून, मुहाजिर, बलोच राइट्स के लिए नहीं चल रहा। इस पर इनकी कोई औकात ही नहीं है। इस वक्त पंजाबी ही पंजाबी टोटल है, पॉलिटिक्स में भी इस वक्त पंजाबी है। तो इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि सिंधी, बलोच, पख्तून और मुहाजिर अल्लाह मियाँ के पास गए और अल्लाह मियाँ से कहा कि या अल्लाह, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स भी पंजाबी, सारे मिनिस्टर भी पंजाबी, फौज भी पंजाबी, FIA भी पंजाबी, रेंजर्स भी पंजाबी, फॉरेन सर्विस भी पंजाबी, सिविल ब्यूरोक्रेसी पंजाबी, हर चीज़ में पंजाबी है। ऐसा क्यों है या अल्लाह? सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, बलोच को कोई राइट्स क्यों नहीं है? तो अल्लाह मियाँ ने फरिश्ते को आवाज़ दी, ओए गल सुन, इत्थे आ, इन्हां दा मसला सुन। वहीं बलोच, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर बेहोश हो गए कि अल्लाह मियाँ भी पंजाबी है। देखें अजीज़ दोस्तों, लास्ट ईयर इमरान खान, नहीं लास्ट ईयर तो वो था, शहबाज शरीफ रमज़ान में सऊदी अरब गया था और लाया था खजूरें, गंदम और चावल, ज़कात और खैरात के। इस बार सऊदी अरब ने 100 टन खजूरें भेजी हैं भिखारियों को, पाकिस्तानियों को। ये आटे के ऊपर तो मैं आ रहा हूँ, ये कामरान खान हैं, एक बदबूदार ही जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ज़ाहिर है आजकल तो बदबूदार भी अपनी आर्मी को और सिस्टम को लताड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज के पाकिस्तान में बचा क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड हो चुकी है,
दो जज चीफ ऑफ जस्टिस को वन मैन शो कह रहे हैं। फौज की इज्जत और आबरू को सोशल मीडिया पे निशाना बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में कोई ओपोजिशन नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट के बराबर बचे हैं। आईएमएफ तकरीबन पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुका है। अजीम तरीन दोस्त मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से तंग आके मदद के लिए मुंह भी नहीं लगा रहे। वजीर दाखिला ने कह दिया है कि या तो इमरान खान रहेगा या नून लीग रहेगी। ऐसे में पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान के पहले ज़रा इकोनॉमिक पे आता हूँ। आटा बहुत सीरियस मसला है, उस पर मैं आगे आता हूँ। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में डिबेट करते हुए कहा है कि आईएमएफ कह रही है कि पहले अपने एक्सटर्नल जो दोस्त हैं, सऊदी अरब, चाइना, इमारात वगैरह, उनसे पहले जो मदद कंफर्मेशन लेके आओ कि वो मदद कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। 1.1 बिलियन की आईएमएफ की किस्त के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के आगे पिछले 5 महीने से लेटा हुआ है, लेकिन आईएमएफ बिल्कुल इस वक्त हाथ नहीं लगा रही। आईएमएफ ने कह दिया है कि पहले दोस्त मुल्कों से कंफर्मेशन लेके आओ कि वो मदद कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्त मुल्कों का यह हाल है कि दोस्त मुल्क पाकिस्तान को बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहे और तकरीबन मुंह मोड़ चुके हैं। देखें, एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में अभी ऐलान किया गया कि जो गरीब पेट्रोल यूज़ करने वाले हैं ना, इनको 50 रुपये सस्ता पेट्रोल देंगे। अब उसके गरीब की ये रखी थी कंडीशन के जिसकी व्हीकल, मोटरसाइकिल या गाड़ी 800 सीसी से कम होगी, उसको रोज़ का 5 लीटर पेट्रोल 50 रुपया कम प्राइस पे दिया जाएगा। ऐसे फैसले अक्सर हुकूमतें करती हैं अपनी पब्लिक की सहूलत के लिए, गरीब पब्लिक की। लेकिन पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है। आईएमएफ फ़ौरन आ गया। आईएमएफ ने कहा कि भाई साहब ये क्या ड्रामा है, तुम लोगों ने हमें इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि क्या कर रहे हो। पहले तो तुम अपने सिस्टम को तो सुधारो, तुम्हारे यहाँ तो ये ईमानदारी से ये सिस्टम चलेगा भी कि नहीं। पाकिस्तान में एक मोटरसाइकिल वाला 5 लीटर पेट्रोल एक पेट्रोल पंप से भराएगा, आगे जाके दूसरे पेट्रोल पंप पे 5 लीटर पेट्रोल, और फिर वो बेचेगा 25 रुपये ज़्यादा रख के, 25 खुद कमाएगा, 25 दूसरे को। ये पाकिस्तान कौन सा कंप्यूटराइज सिस्टम है या कोई वो है? पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें चलती हैं। खुद पेट्रोल पंप वाले रोज़ की 500,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर कर लेंगे कि हमने इनको 50 रुपये सस्ते में पेट्रोल डाला है, सब्सिडी गवर्नमेंट से लेंगे। इस मुल्क में ये सिस्टम नहीं चल सकता। और ये लोग कह रहे हैं ना, आज पाकिस्तान में इमरान खान ने कर दिया, आज नवाज शरीफ की वजह से हुआ है, आज इसकी, ये शुरू से है। ये ज़रा भाई साहब की बात सुनिए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट अब नॉर्मल नहीं है, पैसे आना अब नॉर्मल है। पाकिस्तान पहले दिन से डिफ़ॉल्ट ही था। इवन जना साहब वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने आते साथ अमेरिका से $5 अरब की एड मांगी थी, और पहली पाकिस्तान में शिपमेंट वीट की 1949 में आ चुकी थी। दूसरे साल से पाकिस्तान ने भीख मांगने का आगाज़ कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में सारी की सारी एनर्जी रियासत की अमेरिका से पैसे लेने के चक्कर में थी। उन्होंने कहा कि हम रशिया के अगेंस्ट अलायंस साइन कर देते हैं, पैसे दे दें हमें किसी तरह। अयूब खान ने भी सारी एनर्जी जिस पे लगाई, और बाहर से पैसे आए, वो पैसे इकट्ठे किए, हथियार डेवलप किए, इंडिया पे मार्च खोल दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमसे तो कहा था रूस से लड़ना है। तो ये है कि 65 वॉर में एक डाउनफॉल ऐसा शुरू हुआ उसके बाद से, कि उससे पहले सो कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट आप कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अमीर हो रहा था, तो वो बाहर से पैसे आ रहे थे, कमाने तो आपने सीखे ही नहीं। इंडस्ट्री सारी कहाँ थी? ईस्ट पाकिस्तान में थी। 71 में वो तो अलहदा हो गया, फिर आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो भुट्टो साहब ने कहा अब बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, मिडल ईस्ट में नौकरियाँ करो, ठीक है, वहाँ जाके सस्ती लेबर करो और पैसे भेजो। आज तक वही चल रहा है। तो हमने कभी पैसे कमाना नहीं सीखे, जंगों से फ़ायदा उठाया। उसकी वजह यह है कि एक वॉर ड्रिवन कंट्री है। जैसे ही अफगानिस्तान में जंग लगती है, मिठाइयाँ बढ़ती हैं यहाँ पे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है अब डॉलर आएंगे। अब मसला यह है कि अमेरिका चला गया,
तो डॉलर आने का कोई तरीका नहीं है। और जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी में बूम आया, वो बाहर से पैसा आया, यहाँ से कुछ डेवलप नहीं किया। सारा इकोनॉमिक एनालिसिस करने पाकिस्तान के 70 साल का, यही मिलेगा आपको कि अयूब साहब पैसे ले रहे थे अमेरिका से, इकॉनमी बेहतर हो गई, टेम्पररी हुई, ठीक है, वो ख़त्म हुआ 65 वॉर के बाद, 71 में पाकिस्तान अलहदा हो गया। 80s में हालात शदीद ख़राब थे 78 तक, उसके बाद में रूस ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पे, पाकिस्तान ने फिर खुदा का शुक्र अदा किया और फिर डॉलर आना शुरू हो गया ज़िया-उल हक साहब के टाइम पे, फिर इकॉनमी थोड़ी बेहतर हुई। फिर 98 में हम इसी डिफ़ॉल्ट पे खड़े हुए थे, $2.5 अरब अकाउंट में रह गया था, फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज़ हो चुके थे, लॉकर तक सीज़ करना चाह रही थी गवर्नमेंट, कुछ नहीं बचा था, ठीक है। और फिर दोबारा से मुशर्रफ साहब ने कू किया, ठीक है, हमारे ऊपर एम्बार्गोस लग रहे थे दुनिया भर से क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो अल्लाह ताला भला करे उसामा बिन लादेन का कि उसने ट्विन टावर वाला अटैक किया, वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, मुशर्रफ साहब ने कहा या अल्लाह तेरा फिर शुक्र, तीसरी बार अब डॉलर आएगा, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, फिर पैसे आना शुरू हो गए। मुशर्रफ साहब को लोगों ने कहा यार कितना ज़बरदस्त इकोनॉमिक मैनेजर है। तो हमने कभी पैसे कमाने पहले दिन से नहीं सीखे, हम सिर्फ प्लॉट ख़रीदने और बेचने आते हैं। रियल स्टेट मॉडल है आपका और वो एक बबल है। आपने प्लॉट ख़रीदा मेरे से तो पैसे मेरी जेब में चले गए और मैंने जाके उसी पैसे का आपसे एक और प्लॉट ले लिया जाके, वो पैसे इधर ही सर्कुलेट हुए जा रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन क्या है, ज़ीरो है। तो आप वो कर ही नहीं सके काम जो हिंदुस्तान ने कर लिया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री डेवलप की। यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल आदमी पाकिस्तानी, ड्रीम पाकिस्तानी कौन सा है जो रियल स्टेट में कोई काम कर रहा है? वो कहते हैं ना दी अमेरिकन ड्रीम, द पाकिस्तानी ड्रीम इज़ टू बिकम मलिक रियाज। ये है पाकिस्तान जिसमें शुरू से ये मामला चल रहे हैं, लेकिन ये है कि हम समझते हैं कि नहीं भाई ये आज हुआ है, ये आज का नहीं है भाई, ये पाकिस्तान में शुरू से हो रहा है। अब दोस्त मुल्कों की कंडीशन बताइए ना, तो देखें पाकिस्तान लोन लेने की विशेष सर्कल में घुसा हुआ है। एक ऐसा भंवर होता है ना जो उसमें घूम रहा है पाकिस्तान। 2.52 ट्रिलियन रुपए का पाकिस्तान का सर्कुलर डेट है जून 2022 तक, और 4.3 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है मार्च की 3 तारीख तक। कोई दोस्त मुल्क इस वक्त हाथ पकड़ने के लिए पाकिस्तान का तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई हम अब इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के मामले में, इसलिए कि पाकिस्तान है ना, उसका मसला ही ख़त्म नहीं हो रहा और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात इतने ख़राब हैं कि समझ ही कुछ नहीं आती। चाइना जो कि गरीब मुल्कों को पैसे दे रहा था, 240 बिलियन डॉलर दे चुका है चाइना पिछले 2008 से 2021 तक। 240 बिलियन डॉलर, जिसमें मेजॉरिटी सबसे बड़ा पाकिस्तान को मिला है, अर्जेंटीना को मिला है और मंगोलिया को मिला है। ये हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एड डेटा और कियल इंस्टीट्यूट ने, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के जो वो हैं एक्सपर्ट्स, उन्होंने बताया है। कार्मेन रेनहर्ट वर्ल्ड बैंक के पिछले चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि बीजिंग कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बीजिंग भी तंग आ गया है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। मज़हब को खुल के यूज़ किया गया इस मुल्क में। ये देखें, ये सेवन शरीफ की मज़ार है सिंध में, ये इसका गला खुलता है रोज़ का, ये इसका गला है। आप बताएं, नोटों के ढेर लगे हैं और ये मज़ारों पे पैसे चढ़ाने का किसको फ़ायदा है? कोई ये बता दे। कौन से मज़ार हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो कोई स्कूल का सिस्टम चला रहे हैं, कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई ऐसा पब्लिक सर्विस का काम करते हों ये मज़ार, ये कोई मुझे बता दे। लेकिन करोड़ों रुपया रोज़ का इन मज़ारों पे चढ़ता है। इन मज़ारों के मुतवल्ली जो है ना, वो जो मुतवल्ली जो उनकी वो गद्दी नशीन होते हैं, ये इनकी अय्याशियाँ हैं। मैं MQM के दौरान अपने पीरियड में निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के जो चीफ थे, उनसे काफ़ी वास्ता रहा। हम दिल्ली आए थे अल्ताफ़ भाई के साथ, तो उन्होंने हमारी दावतें वगैरह भी की थी।
मैंने देखा था कि वो साल के 12 महीनों में से 9 महीने ट्रैवलिंग में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, बेल्जियम, यूरोप, कहाँ नहीं, हर जगह। इनके घर देखें तो लग्जरी घर, इन लोगों की लाइफ स्टाइल देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें, इनके बच्चे। अजमेर में हम गए थे जब अल्ताफ़ भाई के साथ, तो जब अजमेर के रेलवे स्टेशन पे हमें मज़ार के मुतवल्ली की गाड़ियाँ आईं, तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ। मैं तो सोच रहा था मज़ार के मुतवल्ली हैं, बेचारे गधा गाड़ी में आएंगे या कोई छोटे से रिक्शा में या किसी में आएंगे, तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ। फिर मैंने जब इनके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि जब 80s और 90s में शारजा में क्रिकेट के मैच होते थे, तो ये स्पेशली इंडिया से वो मैच देखने पूरी फैमिलीज के साथ जाते थे और वीवीआईपी इंक्लोजर्स में बैठ के देखते थे। और रिसर्च की तो पता चला कि ये मज़ारों के जो जितने मुतवल्ली हैं, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में और अमेरिका में पढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तान में मुल्तान के जो हैं शाह महमूद कुरैशी, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, पीटीआई के वाइस चेयरमैन, वो मज़ार के मुतवल्ली हैं। इनका अपने सगे भाई से बाकायदा रोज़ झगड़ा होता है, गले पे रोज़ झगड़ा होता है। ये हैं मज़ारों के मुतवल्लियों के हाल। इनके पास सारा पैसा जा रहा है, आम आदमी बेचारा भूखे मर रहा है, इनको कोई भाव नहीं पूछ रहा। तो इसमें आम आदमी की गलती है कि नहीं है? क्या आम आदमी बिल्कुल ही जाहिल है? तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है। मैं आटे की तरफ जाने से पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अब्दुल समद बुधानी और डॉक्टर गफ़ार सुमरो, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ने कहा है कि पाकिस्तान में दवाइयाँ की बहुत शॉर्टेज है और इस वजह से हमने इन जो ऑपरेशंस है ना रेगुलर, वो बंद कर दिए हैं ताकि इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए हमारे पास दवाइयाँ हों। इन्होंने कहा कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसमें क्रिटिकल मेडिसिन्स, ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स, प्लाज्मा डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, रेकॉम्बिनेंट बायोलॉजिकल्स, एक्विन सेरम प्रोडक्ट्स, कार्डियक एंजाइम and specialized hormones, insulin and most importantly जनरल एनेस्थीसिया जो कि ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं, वो सब ख़त्म है। और इसकी वजह एक तो यह है कि पाकिस्तान की रुपए की प्राइस बहुत कम हो गई है, डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, तो इसकी वजह से दवाइयों की जो प्राइस है वो आसमान को छू रही है। दूसरा, इंपोर्ट पे पाबंदी है, एलसियाँ नहीं खुल रही, तो दवाइयाँ बाहर से मंगा नहीं सकते। और हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि प्लीज़ ड्रग पॉलिसी जो है उसको वो करें और इसकी प्राइसेस के हवाले से कोई पॉलिसी बनाएं। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जुलाई से लेके इस साल फरवरी तक 8 महीने में 944 मिलियन डॉलर की दवाइयाँ इंपोर्ट की हैं, जो कि पिछले साल के इसी पीरियड की 8 महीने के पीरियड में 74% कम है। अब आप खुद देखें कि दवाइयाँ आधी आ रही हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान का रुपया जो है वो इस वक्त इतना नीचे गिर गया है कि इथोपिया का रुपया भी पाकिस्तान को रुपये के से बड़ा हो गया है और पाकिस्तान टोटल तबाह हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, आटे की तरफ जाऊंगा। देखें, पाकिस्तान है ना, इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हमें, मुताल्ला है पाकिस्तान स्टडीज़, और उसमें वो झूठ बोले जाते हैं कि मतलब आसमान पे हम रहते हैं हमेशा। उसमें हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान की बहादुर फौज ने भारत की फौज को तबाह करके रख दिया था तीनों जंगों में।
हमने भारत को शिकस्त दे दी थी ज़बरदस्त किस्म की, और पता नहीं क्या क्या उसमें फ़ौज के हवाले से ख़ास तौर पे उसमें इतना झूठ बोला गया है। उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है। अब हम आज जो देखते हैं आटे की लाइनें, तो हम सोचते हैं कि मुताला पाकिस्तान में कोई चीज़ भी सच लिखी गई है। अब आप ये देखें कि ये एक खून की बोतल के बदले पहले आप देख लें, एक खून की बोतल के बदले घर का राशन। हैदराबाद में एनजीओ ने राशन के नाम पर आवाम का खून निकालने लगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर में एनजीओ ने ब्लड डोनेशन के कैंप कायम कर दिए। भूख और अफलास के मारे शहरी एक राशन बैग के लिए खून देने पर मजबूर हो गए हैं। कैंप इंचार्ज का कहना है खून की बोतल के बदले राशन आवाम की ख्वाहिश पर दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर है। खून बेचा जा रहा है राशन के लिए, और राशन के हवाले से आप इस वक्त जो देखें, फ्री आटे का सिस्टम डाला है इन्होंने कि फ्री आटा लाखों थैले रोज़ के दे रहे हैं। 10-10 किलो के आटे के थैले हैं ये, जिसके लिए अवाम को जलील किया जाता है, जलील से भी ज़्यादा किया जाता है। और कोई सिस्टम नहीं, ताकतवर है आगे बढ़ के ले ले, दूसरों को कुचलता हुआ जाए। कोई सिस्टम, कोई तरीका होता है, लेकिन इससे पाकिस्तानियों में कोई सिस्टम हो नहीं सकता कि ये हुजूम है। ये कोई पढ़े लिखे या कोई समझदार लोगों की कौम नहीं रही। जिसके हाथ लगता है लूट मार कर ले रहे हैं। और आप यकीन माने, फ्री वाले आटे, सस्ते आटे के लिए भी लोग पैसे लेके लगे रहते हैं। और रश में आप इन औरतों को और इन मर्दों को आप देखेंगे, आप कहेंगे कि यार ये क्या क्या मुल्क हो गया है। इस मुल्क में इंसानियत कितनी मर चुकी है। अजीज़ दोस्तों, कराची में कल आटे के लिए एक फैक्ट्री है, उसने अपने वर्कर्स को खाली ये कहा कि कल आप अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ तो हम ज़कात के पैसे, ज़कात है ना, देखें एक खैरात होती है, एक ज़कात होती है। खैरात है ना, वो आप जितना चाहें दे दें, जिसको चाहे दे दें। ज़कात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशनल है। ज़कात आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपने पैसे, अपने सोने के 2.5% टोटल वैल्यू के आपने ज़कात निकालनी है हर साल। वो रमज़ान में निकालते हैं। हालांकि इस्लाम में ये नहीं है शर्त कि रमज़ान में ही निकले, लेकिन रमज़ान में ज़्यादातर होता है ये। अब क्या होता है कि वो आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव्स को नहीं दे सकते। आप इस तरह कुछ कंडीशंस हैं इसकी। यहाँ पे ज़कात और मुस्तहिक जो कि डिज़र्विंग लोगों को दी जाती है। अब आप अपने वर्कर्स की फैमिलीज़ को बुला रहे हैं। कराची में एक फैक्ट्री ने ये किया, हज़ारों औरतें और आदमी आ गए और वो भगदड़ मची वहाँ पे, वो स्टैम्पेड हुई, 11 लोग मर गए, दर्जनों जख्मी हो गए। कोई सिस्टम ही नहीं। अब सिंध गवर्नमेंट इस पर क्या कह रही है, हमें क्यों नहीं बताया, हम अपनी सिक्योरिटी टीम भेजते और वो सिस्टम बनाते। आपके खुद के सिस्टम क्या है। ये ओकाड़ा में और पंजाब में 2 जगह पे आज से 2 दिन पहले यही स्टैम्पेड हुई थी, यही भगदड़ मची थी आटे के उसमें, और उसमें 11 लोग मर गए थे। उसमें भी 11 लोग मरे थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। उसमें सिक्योरिटी फोर्स डंडे मार रही है। भाई आप एक सिस्टम बनाएं, लाइन लगाने का सिस्टम रखें, लाइन से एक एक आदमी जाए, एक एक औरत जाए। ये क्या कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को कुचलता हुआ, धक्के देता हुआ आगे जाए और लूट मार करे, और फिर 3-3 थैले लेके जाए, 4-4 थैले लेके जाए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान में बार बार हो रहा है। ये पंजाब में एक और वाक़या हुआ जिसमें 2 मर गए, 56 जख्मी हुए फ्री आटा बांटने में, 45 औरतें जख्मी हुई। साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में
और वो आटा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसके बावजूद ये हाल है। अब आप सोचें कि वो आटा खा के कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोग हॉस्पिटलों में जाएंगे, क्या आम आदमी का हशर किया जा रहा है इस बनाना रिपब्लिक में। अजीज दोस्तों, इस मुल्क का कोई हल नहीं, और जिसको आटा नहीं मिलता उसके आंसू देखें। सुबह नान के खलोता भाई तो फेल हो गया ना। की लेना है? आटा लेना और की लेना। लब्बा नहीं हो? नहीं। क्यों? क्यों? अजीज दोस्तों, मैं अक्सर भारत के कुछ जर्नलिस्टों से, कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से अक्सर मैं बातचीत करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि क्या भारत पाकिस्तान की कोई जंग होगी, तो वो एक ही बात करते थे कि शायद जंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बगैर जंग लड़े पाकिस्तान फारिग हो जाएगा। आज के हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान फारिग हो गया है। दुनिया का एक मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, एक मुल्क नहीं खड़ा। कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन मैं अल्लाह ताला के सहारे आपसे वादा करता हूं, इंशाअल्लाह मैं उल्टा हूं सीधा हूं, मैं कम तरीन वक्त में ये पैसा लेके आऊंगा और कम तरीन वक्त में हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, ये था पाकिस्तान का आटे के हवाले से। कल मैं बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं मेहरान मरी, उनका घर गया था कल और उनसे इंटरव्यू किया है। अब मैं कोशिश करके कल उसकी एडिटिंग करके आपके सामने संडे को वो इंटरव्यू रखूँगा। उसमें यूक्रेन, रशिया, चाइना, ईरान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ है, अफ़गानिस्तान, तालिबान, उस सारे इश्यूज़ के सिनारियों में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट बातचीत हुई है, और बलूचिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट किस स्टेज पे है, और उस सारी चीज़ों पे मेहरान मरी साहब से मेरा ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ है। वो आपके सामने मैं कल संडे को पेश करूँगा। अजीज़ दोस्तों, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के हवाले से अप्रैल के न्यूज़लेटर की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जल्द अज जल्द तैयार हो जाए तो मैं वो रिलीज़ करूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन के लिए ईमेल भेजी हैं, हम उसको देख रहे हैं, और यह है कि आप सबको ईमेल पे ये न्यूज़लेटर मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर देखें, उसमें भी हम रोज़ रोज़ नई चीज़ें लगा रहे हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स और न्यूज़ उसमें लगाते हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।